दोस्तों आज वो वक्त आ चुका है जब भारत को किसी को चूज करना पड़ेगा। चूज करने से मीन्स ये है कि भारत हमेशा नॉन अलाइंड रहा है। भारत ये कहता है कि ना तो हम लोग इजराइल के साथ में हैं, ना पैलेस्टाइन के साथ में हैं, ना रूस के साथ में हैं, ना यूक्रेन के साथ में हैं। तो हमेशा भारत ने कोशिश की है कि भारत नॉन अलाइंड रहे, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि भारत किसी भी एक अब खेमे को चूज कर ले। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी जो कुछ भी हुआ है क्वाड, एससीओ और अलग अलग समिट्स के अंदर, उससे बात साफ तौर पर जाहिर है। रिसेंटली क्या हुआ है, वॉशिंगटन डीसी के अंदर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका और जापान के बीच में फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है वॉशिंगटन डीसी में। चारों देश के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे वो वहां पर शामिल हुए। अब बात यह है कि क्वाड के अंदर स्लैम किया गया, मतलब अपोज किया गया, स्ट्रांगली कंडेम किया गया पहलगाम अटैक को। और पहलगाम अटैक के लिए कहा गया कि टेररिज्म जो है उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति है, खासतौर पर भारत की तो है ही, लेकिन इसके पैरेलल ही एक खबर और है और वो है एससीओ की, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें चीन का दबदबा है। वहां पर कहीं पर भी पहलगाम अटैक को लेकर कोई भी बातचीत नहीं की गई थी। एससीओ का जो ज्वाइंट स्टेटमेंट था वो साइलेंट था ऑन पहलगाम टेरर अटैक, जबकि वो बात कर रहा था किसके बारे में, इजराइल ईरान की कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, बलूचिस्तान के अंदर जो इंबैलेंस चल रहा है उसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन पहलगाम अटैक के बारे में बात नहीं कर रहा है। और क्वाड के अंदर क्या होता है, पहलगाम अटैक के बारे में बात की जा रही है। साफ तौर पर जाहिर है जहां पर चाइना का डोमिनेंस होगा वहां पर इंडिया की जो भी कंडीशंस हैं उसके बारे में बात नहीं की जाएगी, और जहां पर भी यूएसए होगा वहां पर इंडिया के जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू हैं उनको शामिल किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब भारत धीरे धीरे एक खेमे के अंदर जाने वाला है। तो एससीओ के अंदर भारत की बात नहीं रखी गई, इसका मतलब है कि वहां से भारत को विड्रॉ कर लेना बहुत अच्छा रहेगा, और वो धीरे धीरे कैपिटलिस्ट जो कंट्रीज हैं उनके अंदर अब शामिल होता दिखाई दे रहा है। अब देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि क्वाड के अंदर और क्या बातचीत हुई, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहले हमको ज्वाइंट स्टेटमेंट देखना पड़ेगा कि आखिरकार क्वाड का जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है वो क्या कहता है। पहले मैं आपको क्वाड बता देता हूं कि क्वाड है क्या। एक्चुअली में एक ऐसा संगठन जो कि 4 देशों ने मिलकर बनाया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, जिसमें इंडिया शामिल है, जापान शामिल है और अमेरिका शामिल है। इन्होंने कहा कि हम लोग हर साल एक तो मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करवाएंगे, मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट करवाएंगे जैसे मालाबार होती है। हम लोग आपस में ट्रेड करेंगे, हम लोग आपस में इकोनॉमिक रिलेशंस को बढ़ाएंगे। लेकिन बात यह है कि इसके पैरेलल ही चाइना यह कहता है कि ये एशियन नाटो है। अब नाटो आप लोग जानते होंगे कि नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका गठन 1949 के अंदर किया गया था और हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स के अंदर है। जिस समय कोल्ड वॉर चल रहा था बिटवीन रशिया यानी कि यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, उस समय अमेरिका ने अपना ही एक मिलिट्री ग्रुप बनाया जिसको नाटो कहा गया। अब अमेरिका इस वाले ग्रुप के अंदर भी शामिल है क्वाड में। तो चाइना का यह कहना कि ये तो एशियन नाटो है और कल को अगर एशिया के अंदर कुछ भी होता है तो ये चारों देश आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, इस जॉइंट स्टेटमेंट में क्या क्या लिखा हुआ था वो हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली बात और इंपॉर्टेंट बात, 4 की फैक्टर्स इसके अंदर ऐड किए गए। पहला, मैरीटाइम एंड ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी। मैरीटाइम और ट्रांसनेशनल, मैरीटाइम कैसे, जैसे समंदर के अंदर कुछ भी जो है वो ट्रेड होता है तो वहां पर समुद्री डाकू है, लुटेरे हैं, उनसे सुरक्षा करनी है। जैसे भी रिसेंटली आपने देखा कि रेड सी के अंदर जो होतीस थे उन्होंने वो जो शिप्स थे उनको हाईजैक कर लिया था। फिर ट्रांसनेशनल, एक देश से दूसरे देश की जो सिक्योरिटी होती है। फिर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है एंड सिक्योरिटी है। क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट। कल को मान लीजिए कोई भी इमरजेंसी आती है, फ्लड वगैरह आता है, तो उसके लिए ये जो 4 देश हैं वो हमेशा खड़े रहेंगे। फिर देखिए, वी रिमेन सीरियसली कंसर्न्ड अबाउट द सिचुएशन इन द ईस्ट चाइना सी। मैं पहले ही आपको एक बात के लिए आगाह कर देता हूं, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी यहां पर जिक्र हो रहा है, तो पहले आप दूसरी बात सुनिए। यहां पर जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं उस पॉइंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि यूएसए के जहां जहां इंटरेस्ट है वहां वहां इन स्टेटमेंट्स के अंदर ये चीजें शामिल की गई है। तो इन बातों से आपको समझ में आएगा, बड़ा गौर से सुनिएगा। जैसे ईस्ट चाइना सी या साउथ चाइना सी के अंदर आपको पता है कि वियतनाम युद्ध जो था वो अमेरिका ने हार लिया था, और उसके बाद में साउथ चाइना सी के अंदर अपनी डोमिनेंस दिखाना चाहता है, इसलिए जॉइंट स्टेटमेंट में इसको भी शामिल किया गया। और क्यों भी करे भी क्यों ना, जब 4 देश हैं तो उनके ही तो इंटरेस्ट इसमें होंगे। उसके बाद में फिर देखिए नॉर्थ कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन, बड़ी कटिंग जबरदस्त होती है उनकी तो, वही है ना।
तो नॉर्थ कोरिया डिस्टेबलाइजिंग लॉन्चेस यूजिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स टेक्नोलॉजी। अब वो क्या कर रहा है, वो बैलिस्टिक मिसाइल्स, न्यूक्लियर पावर्स वो बना रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, और कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये कहते हैं भाई उसको रोको, और यूएसए चाहता है कि वो रुक जाए, क्योंकि एक वही देश है, तो हम मर मिटेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ऐसा कौन है, नॉर्थ कोरिया है। फिर देखिए, वी रिमेन डीपली कंसर्न बाय द रॉसनिंग क्राइसिस इन म्यांमार। तो म्यांमार के अंदर जो भी क्राइसिस है उसके बारे में और इंपैक्ट के बारे में कहा गया है कि उस एरिया के अंदर जो भी इंपैक्ट पड़ा है इस चीज का, उसके बारे में क्वाड जो है वो कंसर्न है। अब म्यांमार का ही जिक्र क्यों किया गया, बांग्लादेश को तो नहीं किया गया। बांग्लादेश के अंदर भी तो शेख हसीना की सरकार पलट गई थी ना, तख्ता पलट हुआ था, लेकिन अमेरिका के रहते हुए इस जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर बांग्लादेश का जिक्र नहीं किया गया। पता है क्यों? क्योंकि यूनुस खान जो कि एक पपेट है अमेरिका का, और वो काफी अच्छा कहना मान रहा है, बच्चा कहना मान रहा है अमेरिका का, तो फिर पिताजी क्यों कहेंगे उसके बारे में, क्यों अगेंस्ट जाएंगे अपने बच्चे के बारे में? तो यूनुस खान जो है वो अच्छे से मान रहा है। अगर वाकई में यहां पर और स्टेटमेंट शामिल करना होता तो बांग्लादेश का करना चाहिए था, कि बांग्लादेश के अंदर अभी जो सब कुछ चल रहा है, हिंदू मंदिरों के ऊपर अटैक चल रहा है, तो बांग्लादेश को भी शामिल करो। लेकिन नहीं, म्यांमार को शामिल किया। साफ तौर पर हमको दिख रहा है कि यूएसए का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है। इसीलिए मैंने पहले कह दिया था कि भारत को अब किसी ना किसी एक ग्रुप के अंदर शामिल होना ही पड़ेगा। आगे आने वाले समय में आप लोग देखेंगे कि भारत एक ग्रुप में शामिल हो जाएगा। फिर वी कंडेम द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम। पहलगाम के अंदर अटैक हुआ, इसमें 25 इंडियन नेशनल्स और एक नेपाली सिटीजन जो है वो उनकी डेथ हुई। इनकी फैमिलीज के लिए काफी जो है ये कंसर्न थे। तो ये कहा कि जो भी यहां पर हुआ है ये टेररिज्म के कारण हुआ है, और टेररिज्म को हम लोग जो है वो कभी भी पनाह नहीं देंगे। खास तौर पर स्क्वाड के जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर ये सब जारी कर दिया गया। पहलगाम को यहां पर जगह दी गई। बलूचिस्तान की जगह है क्या? नहीं है, और कुछ भी नहीं था इसके अंदर। तो जहां जहां एससीओ ने स्टैंड लिया उसके अगेंस्ट में जस्ट पलट जो है वो क्वाड ने स्टैंड लिया। तो अब साफ तौर पर जाहिर है कि अब भारत उन देशों के अंदर शामिल नहीं होगा जिसमें चाइना, जिसमें पाकिस्तान, ये देश शामिल हैं। वहां पर उनको धीरे धीरे जो है वो चेंज करना पड़ेगा, और भारत जो है यूएसए के इन्फ्लुएंस वाले देशों के अंदर अब शामिल होता हुआ दिखाई देगा। अब इंडिया हैज राइट टू डिफेंड अगेंस्ट टेररिज्म। भारत के पास में अधिकार है कि भारत टेररिज्म के खिलाफ जो है लड़ सकता है। एस जयशंकर ने इस मीटिंग के अंदर ये कहा। ये मीटिंग कहां हुई है? वॉशिंगटन डीसी के अंदर, अमेरिका के अंदर ये मीटिंग कंडक्ट करवाई गई है। तो क्वाड जो नेशंस हैं वो टेक्नोलॉजी को तो शेयर करते ही हैं, साथ ही के अंदर एक बड़ी बेहतरीन खबर हमारे लिए है कि क्वाड जो पोर्ट्स है, एक नया पोर्ट बन रहा है, इसका नाम है क्वाड पोर्ट। इससे क्या करेंगे? इससे ये इकोनॉमिक रिलेशंस को और मजबूत करेंगे। भारत से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ पाएगा इसी पोर्ट के कारण। और ये पोर्ट कहां पर बन रहा है? मुंबई के अंदर। इसी साल जो है ये पोर्ट बनने के लिए जा रहा है, और भारत के लिए सबसे अच्छी खबर यही है। साथ ही के अंदर इन्होंने यहां पर एक चीज को और इंट्रोड्यूस किया। अच्छा देखिए, हमारा एक सागर विजन है। सागर विजन मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑल इन रीजन, मतलब जो इंडियन ओशियन है या इंडो पैसिफिक है, वहां पर हम लोग क्या करना चाहते हैं और अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं। तो अगर इंडियन ओशियन में ग्रो करना है, अरेबियन सी में ग्रो करना है, तो हमारा एक सागर विजन था। इसको भी वहां पर डिस्कस किया गया कि हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा है, और हम लोग भी जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब देखिए, अब एक कंसर्न और आता है रेयर अर्थ एलिमेंट का। धरती के ऊपर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत कम पाए जाते हैं, तो जो कम पाया जाता है वही रेयर है। तो रेयर अर्थ एलिमेंट जो है, दुनिया का 90% रेयर अर्थ एलिमेंट चीन रिफाइन कर रहा है। मतलब जमीन के ऊपर जो क्रस्ट होती है, उस क्रस्ट के अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट है जो कि हर जगह नहीं पाए जाते, लेकिन उनको रिफाइन जो है चाइना बहुत अच्छे ढंग से कर रहा है। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो सतह होती है क्रस्ट, उसमें 17 जो है रेयर अर्थ एलिमेंट पाए जाते हैं। टोटल क्वांटिटी कितनी है? 17 है। अब 17 में से कितना भारत का हिस्सा है वो भी देखिएगा। चीन में सबसे ज्यादा 440 लाख मीट्रिक टन रेयर अर्थ एलिमेंट के भंडार हैं। यह दुनिया का 49% है। चीन के बाद दूसरे नंबर पर वियतनाम है, जहां पर 220 लाख मीट्रिक टन रिजर्व है रेयर अर्थ एलिमेंट का। साथ ही में भारत जो है वो केवल 1% इसमें हिस्सा रखता है। तो रेयर अर्थ एलिमेंट के भंडार पूरी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन इन्हें जमीन से निकालना और रिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है, और चाइना जो है इसको बखूबी इस रोल को निभा रहा है। और ये मान के चलिए, इससे बहुत रेवेन्यू जनरेट कर रहा है चाइना। तो चीन सालाना 2.7 लाख मीट्रिक टन रेयर अर्थ एलिमेंट का उत्पादन करता है। यह पूरी दुनिया का 61% है। इसके अलावा दुनिया का 90% रेयर अर्थ एलिमेंट चीन में रिफाइन होता है। भारत में आंध्र प्रदेश, केरल जैसे तटीय राज्यों में रेयर अर्थ एलिमेंट पाए जाते हैं, जहां सिर्फ 69 लाख टन का रेयर अर्थ एलिमेंट है। मतलब पूरी दुनिया का केवल 1% भारत के पास में है। और आप देखिए,
चाइना जो है अपना रेवेन्यू यहीं से जनरेट कर रहा है। अब रेयर अर्थ एलिमेंट काम में आते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में, जगह जगह काम में आते हैं, बहुत सारे इसके फील्ड हैं, इसलिए इसकी कीमत भी बहुत अच्छी मिलती है। तो भारत जो है आज इस कंडीशन में है, मतलब आने वाले समय में और पहुंच जाएगा कि भारत को एक ग्रुप को चूज करना पड़ेगा। अब ये देखना होगा कि भारत किसके खेमे में शामिल होता है। ज्यादा चांसेस ये लग रहे हैं कि जहां पर यूएसए रहेगा वहां पर इंडिया जा सकता है। आप लोग क्या विचार है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों आप लोग हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बड़ा जबरदस्त है। अगर आप लोग कहीं ना कहीं पोर्नोग्राफी देखते हैं तो आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे, लिख लीजिए। उतनी सफलता नहीं मिल पाएगी जो आपने सोची थी। अगर आप लोग सफल होना चाहते हैं तो जो 75 टेक्निक्स मैंने बताई हैं और वो भी रिसर्च पेपर के बेसिस पर है, आप उनको जरूर देखिएगा, समझिएगा, चैलेंज लीजिएगा। और 75 रियल स्टोरीज भी मैंने बताई हैं, अभी डिस्काउंट चल रहा है, आप लोग जरूर इस कोर्स को लीजिएगा, 75 डेज का हार्ड चैलेंज। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर मुझे ज्वाइन कर लीजिए, दीपक इंदौरा ऑफिशियल। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।